नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिरोज़ गांधी की। एक ऐसा इंसान जिसको खुद उसके परिवार ने भुला दिया। आज अगर किसी भी भारतीय से पूछा जाए फिरोज़ कौन था, तो लगभग 100 में 99% लोग यही बताएंगे कि फिरोज़ गांधी एक मुस्लिम था, राहुल गांधी का दादा, ऐसे ही बताते हैं। क्या इसके ऊपर भी फिरोज़ की कोई पहचान है? आखिर अगर फिरोज़ गांधी सही था, तो क्यों उसके परिवार वालों ने ही उसे भुला दिया? प्रश्न आज भी वही है कि फिरोज़ गांधी को आखिर पीछे क्यों छोड़ दिया गया? जिसकी वाइफ प्रधानमंत्री थी, जिसके बेटे प्रधानमंत्री थे, जिसका पोता वर्तमान में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, दूसरा पोता वरुण गांधी संसद का सदस्य है, जिसकी बहुएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही। आखिर क्यों ऐसे इंसान को भुला दिया गया? जवाब मांगता है इतिहास। फिरोज़ गांधी कौन था? चलिए बात करते हैं फिरोज़ गांधी के बारे में। फिरोज़ गांधी का जन्म 1912 में हुआ था। जन्म जब हुआ था, उसके कुछ समय बाद फिरोज़ गांधी के पिता की मृत्यु हो जाती है। फिरोज़ गांधी, पहली बात तो एक पारसी युवक था। बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि फिरोज़ गांधी एक मुस्लिम था। फिरोज़ गांधी पारसी था। उसके पिता का नाम जहांगीर फर्दोंजी गांधी था और गांधी उपनाम उसका था। गांधी उपनाम उसे महात्मा गांधी ने नहीं दिया है, याद रखिएगा। पहले उसका नाम GANDI गांधी था। उसके बाद उसने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उसी गांधी का नाम गांधी रख लिया, इसलिए इस भी गलतफहमी में ना रहे। फिरोज़ गांधी के ऊपर लगभग 90 के दशक में एक स्वीडिश पत्रकार थे, वर्टिन फॉक। उन्होंने रिसर्च किया और अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने अपने जीवन के 40 साल लगा दिए। तब जाके उन्होंने फिरोज़ गांधी के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था द फॉरगेटन गांधी, फिरोज़ गांधी, एक भूला बिसरा गांधी। एक विदेशी पत्रकार जो कि फिरोज़ के ऊपर शोध कर रहा है, लेकिन आज तक भारत में फिरोज़ गांधी के ऊपर कोई भी शोध नहीं हुआ। ना तो कोई यूनिवर्सिटी उसके ऊपर शोध करना चाहती है, ना करवाना चाहती है, ना ही एक्सेप्ट करना चाहती है। आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है फिरोज़ गांधी में? फिरोज़ गांधी को लेकर के बहुत सारी अफवाहें उड़ती रहती हैं और आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिरोज़ गांधी का जब जन्म हुआ, उसके कुछ समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर उसकी जो माता थी, वो अपना जन्म स्थान छोड़ करके इलाहाबाद आके रहने लगती है। इलाहाबाद में अपने मौसी के घर फिरोज़ रहते हैं। फिरोज़ 7 भाई बहन थे और फिरोज़ उनमें छोटे थे। फिरोज़ का मन बचपन से ही जो उस समय पर राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, कभी जलियांवाला बाग हत्याकांड, कभी असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ऐसे आंदोलनों में फिरोज़ का मन लगता था। तो फिरोज़ के इस रवैये को देखकर कहीं न कहीं उसके परिवार वालों ने उस पर दबाव बनाया कि वो पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दे, ये ना करो। इसके लिए फिरोज़ को बहुत बार मार भी पड़ती थी, बहुत मार पीट जाता था और इस बात का ज़िक्र बर्टिल फॉक ने अपनी बुक में किया हुआ है। बर्टिल फॉक के अलावा एक इतिहासकार शशि भूषण चौधरी थे, जो कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के सहयोगी थे। तो उन्होंने फिरोज़ गांधी के ऊपर जो बुक लिखी है, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जब फिरोज़ गांधी किसी भी राष्ट्रव्यापी गतिविधियों में भाग लेने जाते थे, तो किस तरह से उनके परिवार वाले उनको मारते थे और कहीं न कहीं रोकने का प्रयास करते थे कि आगे से ऐसी गतिविधियों में भाग न ले। फिरोज़ उसी परिवार से बिलॉन्ग करते हैं जिस परिवार से रतन टाटा जैसे उद्योगपति आते हैं। दोनों ही पारसी थे। आगे चल के समय आता है 1928 का। साइमन गो बैक के नारे लग रहे होते, साइमन कमीशन इंडिया आ चुका होता है और फिरोज़ गांधी पहली बार अपने जीवन में, मतलब कि औपचारिक रूप से, किसी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। और जैसे ही भाग लिया, वो 18 साल का बालक, लगभग 16 साल की उम्र उस टाइम पे रही होगी फिरोज़ गांधी की, और 1928 में ही पहली बार फिरोज़ गांधी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। मतलब जिसके ऊपर आज लोग सिर्फ उसको मुस्लिम कह के संतुष्टि लेते हैं, तो उसने देश को आज़ाद कराने के लिए मात्र 18 साल की उम्र में जेल की सलाखों के पीछे गया। साइमन गो बैक किनारे के समय ही महात्मा गांधी इलाहाबाद आए हुए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय की मृत्यु हो गई थी। उसी समय पे फिरोज़ गांधी की जो माता होती है, रतीबाई महात्मा गांधी से मिलती है और महात्मा गांधी से कहती हैं कि आप फिरोज़ को समझाइए कि वो इन सब गतिविधियों में ना पड़े और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। तब महात्मा गांधी उनको रिप्लाई करते हैं कि अगर मेरे को फिरोज़ गांधी जैसे 7 बालक मिल जाए तो मैं भारत को 7 दिन के अंदर आज़ाद करा दूंगा। तो अब आप फिरोज़ गांधी की प्रतिभा को पहचान सकते हैं। उसके बाद समय बढ़ता गया। साइमन कमीशन के बाद भारत में सुविना आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया और फिरोज़ गांधी ने बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा लिया
और इसी क्रम में 1930 में फिरोज गांधी को दोबारा जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो 20 साल के होते होते फिरोज ने 2 बार जेल की यात्राएं कर ली। और उसके बाद समय बढ़ता है और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाते हैं। लेकिन विधि का विधान ऐसा होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल हो जाती है। उसके बाद महात्मा गांधी फिर आते हैं और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। तो फिरोज गांधी जो कि जेल से छूट के आ चुके होते हैं, वो दोबारा महात्मा गांधी के आंदोलन में 1933 में कूद पड़ते हैं और इस तरह से फिर से उनको पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिरोज गांधी ने 1933 आते आते 21-22 साल की उम्र में 3 बार लगभग देश को आज़ाद कराने के लिए जेल की यात्रा कर ली थी। उसके बाद आपको पता है कि आंदोलन ठंडा पड़ता है और महात्मा गांधी अस्पृश्यता सुधार में, हरिजन उद्धार में और महिलाओं स्वच्छता आदि ऐसे मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिरोज गांधी 1934 में लंदन चले जाते हैं पढ़ने और वहाँ वो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। फिरोज गांधी के जीवन का एक और पहलू था। जब फिरोज गांधी कॉलेज के दिनों में थे, लगभग 1925-26 की बात है, उस टाइम पे उनका कॉलेज इलाहाबाद में होता है और इलाहाबाद में ही आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाइफ थी कमलाबाई नेहरू। कमला नेहरू उस समय पे आंदोलन कर रही होती हैं और फिरोज गांधी के कॉलेज में उनका दौरा होता है और कड़ी धूप होती है, गर्मी का मौसम होता है और कमला नेहरू को चक्कर आता है और कमला नेहरू बेहोश होकर गिर जाती हैं। तब फिरोज गांधी ने उनकी खूब सेवा की थी उसके बाद फिरोज गांधी ने, और इस तरह से फिरोज गांधी का कहीं ना कहीं आनंद भवन में आना जाना लग गया। जब फिरोज गांधी का आनंद भवन में आना जाना लगा, उसी समय पे इंदिरा गांधी 15-16 साल की बच्ची हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी से भी जान पहचान बढ़ी और आगे चल के कमला नेहरू की तबीयत बिगड़ी। जैसे जैसे कमला नेहरू की तबीयत बिगड़ती गई तो फिरोज गांधी कमला नेहरू की लगातार सेवा करते थे और बाद में पता चला कि कमला नेहरू को टीबी की बीमारी है। उस टाइम पे ये असाध्य बीमारी थी, इसके कोई इलाज नहीं था, ट्यूबरक्लोसिस, और एक संक्रामक बीमारी थी, इसलिए जो साफ सफाई वाले कर्मचारी थे वो कमला नेहरू के पास जाने में कतराते थे। लेकिन फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी दोनों बिना किसी हिचक के साथ कमला नेहरू की सेवा शुश्रूषा करते थे। इसके कारण कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी में आपसी तालमेल भी बैठा और मन की में नज़दीकियाँ बढ़ी। आगे चल के जब 1934 में फिरोज गांधी लंदन पढ़ने चले गए, उस टाइम पे इंदिरा गांधी भी ब्रिटेन में ही होती है और वहाँ दोनों की मुलाकात होती है। जब दोनों की मुलाकात हुई, दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बदली और समय बढ़ता गया और फिरोज गांधी 1940 के आसपास भारत आ गए। 1940 का दशक वही होता है, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा होता है। समय बढ़ा, 1941 में फिरोज गांधी ने नेशनल हेराल्ड, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाचार पत्र था, उसमें संपादक का काम करना शुरू कर दिया और उसी के साथ साथ महात्मा गांधी का जो उस टाइम का नवजीवन समाचार पत्र था, जिसको हरिजन के नाम से जाना जाता था, उस पर भी लेख लिखने लगे। और फिरोज गांधी के लेख ऐसे तेवर वाले होते थे कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की भी हिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। तो फिरोज गांधी के कहीं ना कहीं इस तरह से दुश्मन भी काफ़ी बड़े, क्योंकि फिरोज गांधी बहुत ही तार्किक इंसान थे। वो किसी भी घटना को पहले सही और गलत के तराजू पर तौलते, फिर उसके बाद ही उसको अपने समाचार पत्र में लिखते थे। समय बढ़ा, 1941 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया कि फिरोज से वो प्रेम करती हैं और विवाह करना चाहती हैं। जब ये खबर आनंद भवन से बाहर देश में पहुंची तो देश में एक विद्रोह की लहर दौड़ उठी, क्योंकि ये ऐसा अवसर बहुत कम था जब कोई पारसी युवक हिंदू लड़की से विवाह करता है, और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि पारसी अपने धर्म से बाहर जाके विवाह भी नहीं करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कठिनाई महसूस हुई। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी से रास्ता पूछा, तो महात्मा गांधी ने अपना खुला समर्थन फिरोज गांधी को दिया, और जब महात्मा गांधी का समर्थन मिला उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू में भी कहीं ना कहीं जोश आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े धूमधाम से इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की विवाह करवा दिया। आनंद भवन में 1942 में उनका विवाह हुआ। जैसे उनका विवाह हुआ, लगभग फरवरी की बात है, और 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, और सितंबर-अक्टूबर में फिरोज गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से जो फिरोज गांधी की राष्ट्रभक्ति और उनकी सत्यनिष्ठा
कर्तव्यपरायणता पर जो सवाल उठाते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि फिरोज़ गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए 4 से 5 बार जेल की यात्राएँ की थी। फिरोज़ गांधी कोई मुस्लिम नहीं थे, वो एक पारसी युवक थे। उसके बाद समय आगे बढ़ा और 1945 में फिरोज़ गांधी को रिहा कर दिया जाता है। फिर फिरोज़ गांधी वही उस टाइम पे फिरोज़ गांधी इंडियन एक्सप्रेस, नेशनल हेराल्ड जैसे समाचार पत्र में फिर से अपने लेख लिखना स्टार्ट कर दिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रक्रिया में उनका सहयोग भी किया। संविधान सभा का गठन हुआ और फिरोज़ गांधी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि फिरोज़ गांधी संविधान सभा के भी सदस्य थे। वो यूनाइटेड प्रोविंस से, उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। फिरोज़ गांधी ने संविधान सभा में बेहद तार्किक तौर पर हर एक संविधान के भागों का समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया और लगभग जिन जिन पहलुओं पे मतभेद था उसमें अपनी राय रखी। समय बढ़ा आगे और समय आया 1951 का। भारत में पहला आम चुनाव होने की तैयारी चल रही थी और फिरोज़ गांधी ने भी पर्चा भरा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से। फिरोज़ गांधी की जो छवि थी वो लोगों के बीच में, राजनेताओं के बीच में एक बेहद तेज तर्राट, तार्किक और एक अच्छे इंसान की छवि थी। फिरोज़ बहुत मिलनसार इंसान भी थे। वो जिससे भी मिलते बहुत हंसमुखिया स्वभाव उनका होता था। विपुल जयकर, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम की पत्रकार थी, वो अपनी बुक में लिखती हैं कि फिरोज़ का जो मिजाज था वो बहुत खुश मिजाज था और फिरोज़ जिससे भी मिलते थे उसको ये लगता था कि फिरोज़ कितने हंसते खेलते किस्म के इंसान हैं। उसके बाद 1951 में पहला चुनाव होता है और फिरोज़ गांधी रायबरेली सीट से जीत करके वापस आते हैं। फिरोज़ गांधी के जो विपक्षी नेता होते हैं उनका नाम मेरे को स्किप हो रहा है, कोई राम जी करके थे, नंद राम करके कोई थे। ये नंद राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि फिरोज़ गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और जब इनकी तबीयत खराब होती है तब फिरोज़ गांधी इनको दिल्ली बुलाते हैं और अपने खर्चे पे नंद राम का इलाज करवाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जहां आज सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों के सांसदों को, विधायकों को ढूंढ ढूंढ कर पता नहीं कितने साल पुराने कांडों को निकाल करके उनको जेल भेज रहा, उस समय पे फिरोज़ गांधी अपने विपक्षी, जो उनके विपक्षी लड़ा था नंदराम, उसको उन्होंने दिल्ली बुलाया और इलाज करवाया। समय आगे बढ़ा, फिरोज़ गांधी संसद पहुँचे। फिरोज उन एमपीज़ में थे जो कि संसदीय कार्यवाही को एक मंच के रूप में देखते थे जिससे देश को बदला जा सकता है। जब फिरोज संसद पहुंचे सबसे पहले उन्होंने संसदीय प्रक्रिया को सीखा, संसद के बारे में जाना, इसलिए स्टार्टिंग की 1-2 साल फिरोज शांत रहे। 1952 से 53 तक फिरोज शांत रहे और संसदीय प्रक्रिया को सीखने में अपना समय दिया। जब फिरोज संसदीय प्रक्रिया को समझने लगे उसके बाद फिरोज ने संसद में बोलना स्टार्ट किया और फिरोज जिस साइड बैठते थे उस बेंच का नाम ही फिरोज पक्ष रख दिया गया था। बात आती है 1953 की। बम्बई को महाराष्ट्र और गुजरात में विलय को लेकर के खींचातानी चल रही थी। तब फिरोज संसद में पहली बार 2 घंटे लगातार बोले थे और उन्होंने बाकायदे फैक्ट दिए कि क्यों बम्बई को महाराष्ट्र के साथ जाना चाहिए। जब फिरोज का भाषण खत्म हुआ, शशि भूषण चौधरी लिखते अपनी बुक में, जब फिरोज का भाषण खत्म हुआ चारों तरफ सन्नाटा था। लोगों की निगाहें फिरोज के ऊपर टिकी हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल खैर उस टाइम पे ही थे ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता फिरोज की ओर देखे जा रहे थे और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फिरोज का जो भाषण था वो समाप्त हुआ और उसके बाद जो बम्बई था उसका विलय महाराष्ट्र में कर दिया गया। तो फिरोज 1953 से एक्टिव हो गए। उसके बाद समय बढ़ा, 1954 का समय आता है। उस टाइम पे आपको पता है जो बैंकिंग सेक्टर था वो प्राइवेट हाथों में था, तो बैंकों में बहुत सारी अनियमितताएं थी, बहुत सारे भ्रष्टाचार व्याप्त थे। तो सबसे पहले बैंकों के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले भी फिरोज गांधी ही थे और कहीं ना कहीं फिरोज गांधी के इसी विचार को एक्सेप्ट करके इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके पीछे कहीं ना कहीं फिरोज का ही विचार था।
समय बढ़ा, 1955 का दौर आता है और 1955 में अच्छा वर्तमान में जो संसद की कार्यवाहियाँ न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित होती हैं या फिर न्यूज़ चैनल में आती हैं, रिपोर्टर संसद के पटल में जा कर के रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी फिरोज़ गांधी की ही देन है। जब सरकार प्रेस एक्ट को नहीं ला रही थी, प्रेस एक्ट के समर्थन में नहीं थी, तब फिरोज़ गांधी प्राइवेट मेंबर के तौर पर उस एक्ट को लाए और उसको पारित करवाए 1955 में। तो कहने कि भारतीय पत्रकारिता उनके प्रति आज भी ऋणी है। फिरोज़ गांधी की ही देन है जो कि पत्रकार आज संसद की कार्यवाहियों को कवर कर सकते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता है, उनको फिरोज़ को गाली देना बहुत आसान लगता है। उसके बाद 1956 में उस टाइम पे डालमिया जैन ग्रुप हुआ करता था और रामकृष्ण डालमिया उसके हेड होते हैं। डालमिया जैन ग्रुप में ने क्या किया था कि सरकार की संपत्तियों का उन्होंने बहुत गलत फ़ायदा उठाया और बहुत लाभ कमाया। और इस काम में डालमिया जैन घोटाले में सरकार के मंत्री भी शामिल थे, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे, इसलिए कोई बोल भी नहीं पा रहा था। और वो मंत्री खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के थे, किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। लेकिन जब फिरोज़ गांधी ने इस घटनाक्रम को देखा, उन्होंने संसद में खड़े होकर इस घटना की आलोचना की। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मिनिस्टर अभी भी बचे हुए थे। और उसी समय 1956 में पहला संसद का काल समाप्त होता है, दूसरा आम चुनाव होता है और 1956 में फिर से फिरोज़ गांधी रायबरेली सीट से जीतकर वापस जाते हैं। 1957 का दौर होता है, 1956 लास्ट और 1957 स्टार्टिंग का दौर होता है। तभी भारत का शायद पहला, हम जिसे बोल सकते हैं भारत का पहला स्कैम, मुद्रा कांड, आपने सुना होगा, मुद्रा कांड घोटाला। हरिदास मुद्रा जो कि मुद्रा कंपनी के हेड होते हैं, उन्होंने घोटाला किया। घोटाला कैसे किया? जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उसने क्या किया, हरिदास मुद्रा कंपनी के जो शेयर थे उनको बहुत ऊंचे दामों पर खरीद लिया, जबकि सभी को पता था कि ये मुद्रा जो कंपनी है वो डूब रही है, इसके शेयर खरीदने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सरकार ने उसके शेयर खरीद लिए, जिससे कहीं ना कहीं सरकार का जो राजस्व था उसमें बहुत कमी आई। और इसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आता है टीटी कृष्णामाचारी का। टीटी कृष्णामाचारी उस टाइम पे नेहरू कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं थी नेहरू के खिलाफ जाने की। उसके बाद फिरोज़ ने इस विषय पे को संसद में उठाया और उन्होंने इस विषय पे बोलना शुरू किया। और जब फिरोज़ ने इस विषय पर बोलना शुरू किया, लगभग 2 से ढाई घंटे का भाषण चलाया और भाषण के खत्म होते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टीटी कृष्णामाचारी से पूछा, क्या फिरोज़ ने जो वक्तव्य दिया है वो सही है? तो टीटी कृष्णामाचारी हल्के शब्दों में बोले कि कुछ बातों में सत्यता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एमसी छांगला, जो कि उस टाइम पे हाई कोर्ट के हेड हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठा दी और कमेटी ने पाया कि फिरोज़ गांधी सही थे और टीटी कृष्णामाचारी की इसमें संलिप्तता थी। उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। सोचिए, फिरोज़ गांधी की शख्सियत को आप समझने का प्रयास कीजिए कि वो अपने खुद ससुर के खिलाफ जा कर के, उनके मिनिस्टर के खिलाफ जा कर के काम कर रहे हैं। मतलब भारत में पहली बार अगर किसी ने नेहरू के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाई थी, क्योंकि आपको पता है कि पहले और दूसरे आम चुनाव में कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी, तो विपक्ष की भूमिका फिरोज़ गांधी निभा रहे थे उस समय पर। वर्तमान के विपक्ष की तरह नहीं थे फिरोज़ गांधी, वो सत्ता पक्ष में रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो इस तरह से टीटी कृष्णामाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और मुद्रा कांड को उजागर करना फिरोज़ गांधी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है। समय आगे बढ़ा, 1959 में केरला में पहली बार भारत में साम्यवादी गवर्नमेंट बनती है। केरला में नंबूरीपाद की सरकार बनती है और 1959 में ही इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं।
इंदिरा गांधी को नंबूरीपाद की सरकार सहन नहीं हुई और उन्होंने केरला की सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जब फिरोज गांधी को इस बात की सूचना पड़ी तो शाम को फिरोज गांधी की जानकारी हुई और वो सुबह, और फिरोज गांधी की एक खासियत थी कि वो दिल्ली में ही रहते थे और उनकी वाइफ प्रधानमंत्री भवन में रहती थी अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। लेकिन फिरोज गांधी सिर्फ सुबह नाश्ता करने प्रधानमंत्री भवन जाते थे। उसके अलावा फिरोज गांधी ने कभी भी कोई भी रात प्रधानमंत्री भवन में नहीं बिताई। फिरोज गांधी के जीवन की ये घटना उनके व्यक्तित्व को उजागर करती है, किस तरह का स्वाभिमानी इंसान रहा होगा। जब सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे तब फिरोज गांधी ने नंबूरीपाद की सरकार को बर्खास्त करने का इंदिरा गांधी से कारण पूछा। इंदिरा ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। तब फिरोज ने बड़े ही कड़े शब्दों में पहली बार इंदिरा गांधी के लिए फासिस्ट शब्द का प्रयोग किया। इंदिरा गांधी के लिए ताना साहब शब्द का प्रयोग करने वाले पहली बार फिरोज गांधी ही थे। उसके बाद उनके रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ी। फिरोज उस समय पर रायबरेली से सांसद हुआ करते थे और फिरोज ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अपनी पकड़ बनाना प्रारंभ किया और इसके साथ वो इंडियन जो नेशनल हेराल्ड था उसका संपादन का भी कार्य करते थे। और इसी संपादन के कार्य के तौर पे उस समय पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं संपूर्णानंद। संपूर्णानंद सरकार ने कुछ घोटाले किए जिनको फिरोज गांधी ने छाप दिया। ये बात पहुंची पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिरोज गांधी से कारण पूछा। फिरोज गांधी ने बोला कि मैं बिना किसी तथ्य के कोई भी घटना नहीं छापता हूं, मेरे पास इसके सबूत हैं और मैं किसी के दबाव में पत्रकारिता नहीं करता। उसके बाद जो संपूर्णानंद थे उनको सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो फिरोज गांधी ने जहां जहां गलत देखा अपनी सरकार के खिलाफ जाकर के उन्होंने काम किया। 1959 के दौर पे ही उत्तर रायबरेली में कॉलेज नहीं था। उस टाइम पे वहाँ के स्थानीय लोगों ने फिरोज गांधी से कॉलेज की स्थापना के लिए चंदे की मांग की। रायबरेली डिग्री कॉलेज। फिरोज गांधी ने उस कॉलेज की स्थापना के लिए बंगाल गए और वहाँ से लगभग 2 से 2.5 लाख का चंदा उगा कर लाए। उस समय पर 2-2.5 लाख बहुत होते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। तो फिरोज गांधी का कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी ये योगदान रहा और उसी उत्तर प्रदेश रायबरेली डिग्री कॉलेज का नाम आज फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज है। फिरोज की तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती थी। इसका कारण ये भी था कि उनकी पत्नी जो इंदिरा गांधी थी वो फिरोज से लगभग 1945 से ही दूर रहने लगी थी। विपुल जयकर लिखते हैं कि लास्ट समय में जब फिरोज की तबीयत बिगड़ी तब इंदिरा गांधी ने अपने सभी पदों से रिजाइन दिया और वो फिरोज की सेवा करना चाहती थी। एक दिन फिरोज रायबरेली में सुबह चाय पी रहे होते हैं, अचानक दिल का दौरा पड़ता है और फिरोज गांधी को अस्पताल ले जाया जाता है। 4-5 दिन तक फिरोज की हालत नॉर्मल होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके दोनों बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी साथ में होते हैं। लेकिन 4-5 दिन बाद 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु हो जाती है। संजय गांधी ने इन सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। उस समय पर वो 15-16 वर्ष का बालक रहा हो। इसलिए कहीं ना कहीं संजय गांधी के मन में ये खटास हमेशा खटकती रही कि मेरी माँ ने मेरे पिताजी का ख्याल नहीं रखा, वरना मेरे पिताजी आज जिंदा होते। दिल्ली में दोनों रहते थे। दोनों के घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही थी। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय में रहती थी और फिरोज गांधी अपने संसद के आवास में। इसी कारण कहीं ना कहीं जब इंदिरा प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और संजय जब नसबंदी जैसे कठोर कदम उठाते हैं, आपातकाल जैसे, इंदिरा कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि उनको लगता है अगर उनके बेटे ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगे। इस तरह से फिरोज गांधी
भारत के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। जिस इंसान ने अपने सरकार के खिलाफ जाकर के पहली बार विपक्ष की भूमिका निभाई, पत्रकारों को इतना बड़ा अधिकार दिलाया कि वो संसद के पटल में जाकर के पत्रकारिता कर सकते हैं। उसने भारत के पहले विसल ब्लोवर का काम किया, पहली बार भ्रष्टाचार को उजागर किया। शिक्षा है तो उसने कॉलेज बनवाए। जब नंबूरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया गया तो उसने अपनी वाइफ को, अपनी खुद की पत्नी को उसने तानाशाह कहा। और आज लोग फिरोज गांधी को गाली देने से नहीं चूकते। फिरोज गांधी एक इंसान नहीं, एक सोच है, एक विचार है। लोग बस फिरोज को एक मुस्लिम कहकर उसको समेटने का प्रयास करते हैं। अनपढ़ हैं, उन्हें फिरोज के बारे में नहीं पता। फिरोज गांधी एक पारसी थे और देशभक्त पारसी थे, जिन्होंने देश के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी। वरना अगर वो चाहते, वो प्रधानमंत्री के दामाद से आराम से रईसी ऐश के साथ जिंदगी बिता सकते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते, अलग ही जलवा रहता। फिर भी उन्होंने मात्र एक सांसद के रूप में जीवन अपना गुजारा। और इस देश ने उनको क्या दिया? एक मुस्लिम का टैग। धन्यवाद। चलिए आज के लिए।